Dear students, how are you all? Today we will start our chapter number 15, that is waves. In the previous videos we have been covered about the oscillation. So our today's topics is waves and its characteristics, types of the waves, some definitions related to waves. Okay, so our first topic is wave motion. What do you mean by wave motion? It is a kind of disturbance. ठीक है, वेव मोशन क्या होता है? इट इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, ये एक प्रकार की डिस्टर्बेंस होती है विच ट्रैवल थ्रू ए मीडिया, जो एक मीडिया के अंदर ट्रैवल करती है ड्यू टू रिपीटेड वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडिया अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के अबाउट पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन होगा, ठीक है, उससे जो वेव जनरेट होगी वो प्रोपेगेट करेगी। ठीक है, द डिस्टर्बेंस बीइंग हैंडेड ओवर फ्रॉम वन पार्टिकल टू नेक्स्ट पार्टिकल एंड सो ऑन। डिस्टर्बेंस है वो पार्टिकल्स, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल है वो प्रोपेगेट हो जाएगी। जैसे ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट करेगा, ये नेक्स्ट को अपनी डिस्टर्बेंस से पास कर देगा, वो नेक्स्ट को पास कर देगा। इस तरीके से जो डिस्टर्बेंस है वो ट्रैवल करेगी, मीडिया ट्रैवल नहीं करेगा। मतलब कि डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगी, या ऐसे कह सकते हो आप कि एनर्जी वहां पर ट्रैवल करेगी। ठीक है, एनर्जी कौन सी? जिस एनर्जी से हमने सिस्टम को डिस्टर्ब किया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वेव मोशन क्या होता है। जब भी किसी सिस्टम को डिस्टर्ब किया जाता है तो वहां पर वेव जनरेट होती है। ठीक है, और वेव जनरेट होती है पार्टिकल्स के ऑसिलेशन से। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मतलब ठीक है, तो मेरी साउंड की वजह से क्या हो रहा है, सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो ऑसिलेट कर रहे हैं। उनके ऑसिलेशन से जो डिस्टर्बेंस है वो प्रोपेगेट हो रही है वन पार्टिकल टू नेक्स्ट पार्टिकल, और साउंड है वो प्रोपेगेट हो रहा है सराउंडिंग के अंदर। ठीक है, तो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो अपने पास वाटर है और वाटर के अंदर हमने पेबल ड्रॉप कर दिया, स्टिल वाटर में हमने पेबल ड्रॉप कर दिया, तो क्या होगा, वेव जनरेट होगी। जैसे ही हम पेबल ड्रॉप करेंगे तो यहां पर वेव जनरेट होगी इन फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड इन फॉर्म ऑफ ट्रफ। तो ये जो आपकी सॉलिड लाइन है ये क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहां पे जो डॉटेड लाइन होगी वो ट्रफ को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे ये आपका क्रस्ट हो गया और ये आपका हो जाएगा ट्रफ। इस तरीके से क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में जो वेव है उसका प्रोपेगेशन होगा। ठीक है, सॉलिड लाइन है ये क्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, डॉटेड लाइन ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रही है, और वेव का प्रोपेगेशन कुछ ऐसा होगा। वेव इधर प्रोपेगेट करेगी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स हैं, ये क्रस्ट के पॉइंट हैं, और ये क्या है, ट्रफ के पॉइंट्स हैं। जो लोअर पॉइंट होंगे आपके वो ट्रफ को रिप्रेजेंट करेंगे, अपर वाले पॉइंट है वो क्रस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दीज आर द क्रस्ट, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रफ को। तो हुआ क्या यहां पर देखो, स्टिल वाटर में जैसे ही हमने पेबल को ड्रॉप किया तो जो पार्टिकल्स हैं यहां पर वो डिस्टर्ब होंगे और उनका ऐसे ऑसिलेशन होगा। पार्टिकल जैसे ही ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेंगे वो अपने नेबरिंग पार्टिकल को ऑसिलेट करवा देंगे और वो अपनी नेबरिंग को ऑसिलेट करवा देंगे। तो इस तरीके से जो डिस्टर्बेंस है वो हैंड ओवर कर दी जाएगी वन पार्टिकल टू नेक्स्ट पार्टिकल एंड सो ऑन। तो जिससे जैसे ही हैंड ओवर करेंगे पार्टिकल्स अपने डिस्टर्बेंस को, वैसे वैसे आपको इधर वेव प्रोपेगेट होता हुआ नजर आएगा। आपने देखा होगा वेव, वाटर में वेव जो है, वाटर वेव ऐसे चलता है। ठीक है, और वो एनहांस करता है आउटर साइड में, आउटसाइड में एनहांस करता हुआ आपको नजर आता है। ठीक है, तो ये था वेव मोशन। अब आप इसको चेक करना चाहते हो कि यहाँ पे मीडिया प्रोपेगेट कर रहा है या डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट कर रही है, तो आप कागज के छोटे छोटे पार्टिकल लो और उनको यहाँ पे ड्रॉप कर दो वाटर के ऊपर, वाटर में जहाँ पे आपने सिस्टम को डिस्टर्ब किया है। तो आप देखोगे कि पार्टिकल, जो कागज के पार्टिकल है वो वहीं पे ऑसिलेट करते रहेंगे और आपकी डिस्टर्बेंस है वो आगे निकल जाएगी। ठीक है, इट मीन्स वहां पर एनर्जी और डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट होगी, नॉट मीडिया। ओके, मीडिया प्रोपेगेट नहीं होगा। मीडिया मतलब हमारे जो पार्टिकल्स है वो वहीं पे ऑसिलेट करते रहेंगे, वो अपनी डिस्टर्बेंस को हैंड ओवर कर देंगे वन पार्टिकल टू नेक्स्ट पार्टिकल एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको वेव है बाहर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। अब पार्टिकल्स का ऑसिलेशन ऐसे भी हो सकता है और पार्टिकल्स का ऑसिलेशन ऐसे भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपकी वेव है वो किस टाइप की है। ठीक है, जैसे मैं साउंड वेव की अगर बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ सराउंडिंग में, अगर यहाँ पे वैक्यूम होगा तो जो मेरी साउंड है वो प्रोपेगेट नहीं करेगी। यहाँ पर अगर मीडिया है तो मीडिया के अंदर मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरी साउंड है वो प्रोपेगेट कर रही है, और वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर की वेव है। मतलब कि पार्टिकल्स का ऑसिलेशन भी इधर हो रहा है और वेव भी इधर प्रोपेगेट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स है वो चलने लग जाएंगे।
अगर ऐसा होता तो मेरे बोलने से यहाँ पे हवा चलने लग जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी लेकर के ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और वो वेव को आगे की तरफ प्रोपेगेट करवा रहे हैं। पार्टिकल्स वहीं पे है, सिर्फ डिस्टर्बेंस पास हो रही है आगे की तरफ। ठीक है, तो अब देखो ये था वेव मोशन। वेव मोशन कब जनरेट होता है बेटा, जब कोई भी सिस्टम आपका डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अब मैं आइडियल सिचुएशन की बात करूंगा तो वेव का प्रोपगेशन ऐसे ही रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आइडियल सिचुएशन होती नहीं है, वहां पर कुछ ना कुछ क्या है, फ्रिक्शन होगा, कुछ लॉस होगा। तो ये वाले पार्टिकल सबसे ज़्यादा हाई ऑसिलेशन से ऐसे ऑसिलेट करते हुए नजर आएंगे जहां पे हमने पेबल ड्रॉप किया है, और नेबरिंग पार्टिकल्स का ऑसिलेशन धीरे 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 डाई आउट होता जाएगा, और वेव है वो आपकी कुछ ऐसे बनती हुई नजर आएगी। प्रैक्टिकली क्या होता है, स्टार्टिंग में जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये होता है वेव मोशन। अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेव, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो, वेव की जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगी, मीडिया ट्रेवल नहीं करेगा, और डिस्टर्बेंस पार्टिकल्स के रेपिटेड पीरियोडिक ऑसिलेशंस की वजह से प्रोपेगेट करेगी। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हो जाएगा कि एनर्जी ट्रांसफर्ड होगी, ठीक है, विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द मीडिया। या डिस्टर्बेंस कह लो या एनर्जी कह लो आप, उसका क्या होगा, ट्रांसमिशन होगा। ठीक है, आप नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, ईच पार्टिकल, जैसे ही हमने यहां पर पेबल ड्रॉप किया, ईच पार्टिकल है वो नेबरिंग पार्टिकल से क्या करेगा, एनर्जी को रिसीव करेगा, और वो फिर नेक्स्ट को एनर्जी देगा, और वो नेक्स्ट पार्टिकल रिसीव करेगा एनर्जी। इस तरह से एनर्जी का आगे से आगे माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी जो बातें हमने की थी वही हमने करेक्टरिस्टिक्स में लिखनी है वन बाय वन। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप देखो, वेलोसिटी ऑफ द वेव इज डिफरेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द वेव है वो डिफरेंट होगी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल से, बट जो वेव वेलोसिटी है वो रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ द वेव। ठीक है, वेव वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द मोशन ऑफ द वेव, बट पार्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी पार्टिकल टू पार्टिकल, क्योंकि जैसे पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे तो पार्टिकल टू पार्टिकल उनका फेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी आपकी मैकेनिकल वेव किसी मीडिया में प्रोपेगेट होगी तो मीडिया के अंदर जो है इन इलास्टिसिटी होनी चाहिए, उसका मिनिमम फ्रिक्शन होना चाहिए, ताकि हमारी वेव है वो ज़्यादा दूर तक इजीली प्रोपेगेट हो सके। ठीक है, तो अब देखो इसके बाद हम बात करेंगे कि जे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव्स। ओके, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे, ये थियोरिटिकल है, आप इनको पॉइंट टू पॉइंट आप इनको राइट करोगे फिर नोटबुक में। उसके बाद देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव, ये देखो बच्चों क्या होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव। वेव को हम कैटेगराइज कर लेते हैं, इट हैज बेसिकली थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव, mechanical wave, the wave which require material medium for their propagation. The wave which require material medium for their propagation is called मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे कि वाटर वेव, साउंड वेव एंड सिस्मिक वेव। मतलब ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स जो वेव जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मैकेनिकल वेव। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Second type is electromagnetic wave.
जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में सुना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से जो वेव जनरेट होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फॉर एग्जांपल जैसे कि सन से आने वाली रेडिएशन है, ठीक है, या जो लाइट है हमारी, उसके अंदर सभी टाइप्स की जो वेव है वो इंक्लूड होती है, ठीक है, जैसे कि रेडियो वेव है, अल्ट्रावायलेट रे है, एक्स रे है, गामा रे है। तो इस टाइप की जो वेव्स हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दे रिक्वायर नो मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन, ठीक है। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दे डोंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो लिखेंगे यहां पर दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन इज कॉल्ड EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जैसे कि इंफ्रारेड है, विजिबल रे है, एक्स रे है, गामा रे है, ठीक है, कॉस्मिक रे है। दीज और हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फॉर एग्जाम्पल एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रेज एंड एक्स्ट्रा, ठीक है। सन से आने वाली रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। तो उसको प्रोपेगेट होने के लिए मटेरियल मीडिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड टाइप की, दैट इज मैटर वेव। मैटर वेव, जब भी मैटर वेव की बात करते हैं ल्यूइस डी ब्रोगली का नाम सबसे पहले आता है। ल्यूइस डी ब्रोगली ने मैटर वेव को इन्वेंट किया था। और मैटर वेव क्या होती है, जैसे आपको पता है जितना भी मैटर है उसके अंदर एटम है और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और एक एटम में जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उनके साथ भी एक वेव एसोसिएट होती है, उसको क्या बोलते हैं, मैटर वेव, ठीक है। तो ये डी ब्रोगली का कंसेप्ट था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमने ऑब्जर्व किया है कि जब भी एक एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो उनके साथ वेव एसोसिएट होगी, ठीक है। तो ये मैटर वेव है। तो इनको लिखेंगे कैसे, द वेव एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स सच एज, द वेव एसोसिएटेड विद, इसको कैसे लिखेंगे, द वेव एसोसिएटेड विद material particles such as proton, neutrons, electrons, okay, molecules, atoms, etc. इनके साथ जो वेव एसोसिएट होती है उसको क्या बोलते हैं, हम मैटर वेव बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो आपकी वेव है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। जो वेव का जो नेचर है वो क्या होगा, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो देखो ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल का ऑसिलेशन होता है वो परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन होता है। द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, द ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन is called transverse wave, is called transverse wave। पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन है ना वो परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन होता है। जैसे कि मान लो ये आपके पास एक रिजिड स्पॉट है और आपने इसके साथ एक स्ट्रिंग को टाइड कर रखा है, इधर दूसरा एंड उसका फ्री है। जैसे ही आप एक स्ट्रिंग को इससे बांध करके और उसको जर्क प्रोवाइड करोगे तो स्ट्रिंग में जो पल्स है वो कुछ ऐसे चलती हुई आपको नजर आएगी, ठीक है। पल्सिस का जो वेलोसिटी है वो इधर होगी और जो पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन है वो इधर होगा, ठीक है।
इसका मतलब वेव इधर प्रोपेगेट कर रही है, पार्टिकल्स का ऑसिलेशन ऐसे होगा, पार्टिकल ऑसिलेशन ऐसे होगा, वेव इधर प्रोपेगेट करेगी, तो उसका नेचर क्या होगा, ट्रांसवर्स होगा। मतलब यही मैंने लिखा है, ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब आपको जो वेव है वो कुछ ऐसे चलती हुई नजर आएगी, ये ऐसे। तो ये इसकी नॉर्मल रेफरेंस लाइन है, नॉर्मल पोजीशन है, और इस नॉर्मल पोजीशन से पार्टिकल्स का ऑसिलेशन अप और डाउन होगा, अप होगा और डाउन होगा, और वेव इधर प्रोपेगेट करेगी। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर जो वेव है वो ऐसे प्रोपेगेट करती है, तो उसका नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो सेकंड टाइप इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, द ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स in the direction of wave propagation, जैसे कि साउंड वेव में होता है, उसका नेचर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होगा, ये आपका मीडिया है, और आपकी जब वेव प्रोपेगेट होगी तो पार्टिकल में कंप्रेशन एंड रेरिफ्रैक्शन होगा। पार्टिकल में कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन कैसे होगा, देखिए, जैसे ही मान लो साउंड इधर से प्रोपेगेट करेगी तो ये जो पार्टिकल्स होंगे यहाँ पर ये कंप्रेस हो जाएंगे, तो कंप्रेस्ड सिचुएशन आपको कुछ ऐसे बनती हुई नजर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल में आपका जो पार्टिकल्स है वो रेरिफ्रैक्ट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, फिर कंप्रेस हो जाएंगे, ये कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन इसमें कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, ये कंप्रेशन है, फिर रेरिफ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो रेरिफ्रैक्शन में पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे, कंप्रेशन में फिर कंप्रेस हो जाएंगे। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपेगेट होगी। ठीक है, कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन, कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन, और पार्टिकल्स आपको ऐसे दबते हुए नजर आएंगे। तो पार्टिकल्स का ऑसिलेशन भी ऐसे होगा और वेव भी इधर प्रोपेगेट होगी। तो इस टाइप की जो वेव है उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर में होती है, और स्ट्रिंग में जो वेव होती है उसका नेचर क्या होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है। अब बात करूंगा मैं एसेंट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, एसेंट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव प्रोपेगेशन, एसेंट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव प्रोपेगेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव प्रोपेगेशन, एसेंट्रल प्रॉपर्टीज क्या होती है वेव प्रोपेगेशन की, जैसे कि जो आपका मीडिया है वो इलास्टिक होना चाहिए, उसका जो इनर्शिया है वो इनर्शिया मीडिया में होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि मीडिया मस्ट पोजेस द इनर्शिया, और उसकी मिनिमम फ्रिक्शन होनी चाहिए। तो वेव प्रोपेगेशन की ये एसेंट्रल कंडीशन है। फर्स्ट इज इलास्टिसिटी, सेकंड इज इनर्शिया, और थर्ड इज मिनिमम फ्रिक्शन, मिनिमम फ्रिक्शन। अगर हमारा मीडिया इलास्टिक है तो वहां पर वेव का प्रोपेगेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा, पार्टिकल्स अपनी इनिशियल पोजीशन को दोबारा से रिटेन कर लेंगे, और हमारा जो ऑसिलेशन है वो चलता रहेगा। इनर्शिया का मतलब क्या है, इनर्शिया की वजह से ही पार्टिकल अपनी रेफरेंस लाइन को दोबारा से रिटेन करेंगे। मिनिमम फ्रिक्शन होगा तो वेव का प्रोपेगेशन ज़्यादा दूर तक होगा और ज़्यादा बेटर वे में होगा। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर एसेंट्रल कंडीशन रिलेटेड टू वेव प्रोपेगेशन। अब हम बात करेंगे सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेव प्रोपेगेशन, सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेव प्रोपेगेशन। सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेव प्रोपेगेशन। बच्चों आपने ये लोअर क्लासेस में पढ़ रखा होगा, वेवलेंथ क्या होती है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, जैसे कि लोअर क्लासेस में आपको जहां पर साउंड वेव के बारे में बताया जाता है तो वहां पर ये डेफिनेशन भी नोट करवाई जाती है। ठीक है, फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ सम डेफिनेशन रिलेटेड टू वेव प्रोपेगेशन में। सबसे पहले हम लेके चलेंगे एम्पलीट्यूड, इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द
पार्टिकल्स ऑफ द मीडिया अबाउट देयर मीन पोजीशन। फर्स्ट क्या है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडिया अबाउट देयर मीन पोजीशन। जैसे कि मान लो आपकी ट्रांसवर्स वेव है और वो इधर प्रोपेगेट हो रही है, तो ये वेव होगी, वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे आप, वेव इधर प्रोपेगेट हो रही है, तो ये आपका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, पार्टिकल्स का ऑसिलेशन ऐसे होगा, वेव इधर प्रोपेगेट होगी, इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, इसके अबाउट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का यहां पर इधर होगा और इस तरफ होगा, देखो ऊपर और नीचे रेफरेंस लाइन से, तो इसको बोला जाता है एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है, इसको आप ए से रिप्रेजेंट करोगे। सेकंड इसका पॉइंट हो जाएगा दैट इज टाइम पीरियड। तो इसी में बता देता हूं आपको, वेव के अंदर ही टाइम पीरियड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। टाइम पीरियड ऑफ ए वेव इज द टाइम इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडिया कंप्लीट वन वाइब्रेशन टू एंड फ्रो अबाउट देयर मीन पोजीशन। जैसे पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसे हो रहा है ना, तो ये मान लो नॉर्मल रेफरेंस लाइन है, इससे पार्टिकल ऊपर जाएगा और इससे पार्टिकल नीचे आएगा। तो जैसे ही आपने मान लो वाटर में पेबल ड्रॉप किया तो आपके पार्टिकल्स का ऑसिलेशन होगा ऐसे। तो पार्टिकल्स देखो यहाँ से स्टार्ट हुए, ऊपर गए, वापस नीचे आए, फिर नीचे गए, फिर वापस यहाँ आए, तो एक साइकिल कंप्लीट होगी। मतलब नॉर्मल पोजीशन के अकॉर्डिंग आपका पार्टिकल्स का जो वन रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा उसको क्या बोला जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और यहाँ पर वेव में आप इसको यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट करोगे। देखो पार्टिकल आपका ऊपर गया मैक्सिमम, फिर नीचे आया, तो ये कंप्लीट हुआ, फिर नीचे गया और फिर वापस यहाँ आया, फिर नीचे गया और वापस यहाँ आया, तो यहाँ तक का जो टाइम है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपका जो सेकंड पॉइंट था दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, और फिर है फ्रीक्वेंसी। तो देखो यहां पे हम टाइम पीरियड को तो रिप्रेजेंट कर चुके हैं। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, एक ऑसिलेशन में जितना आपका वहां पर टाइम जो कंज्यूम होगा दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। थर्ड इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर सेकंड, ठीक है। पर सेकंड में जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट होगा उसको क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी, या पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हो आप। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया यहां पर, ये देखो इस टाइम में जितना ज्यादा आपकी वेव है खुद को बार बार इस रेफरेंस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करवाएगी तो फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी। या ऐसे कह दो कि पार्टिकल का ऑसिलेशन जितना ज़्यादा फास्ट होगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। पार्टिकल जितना ज़्यादा तेज़ी से ऑसिलेट करेगा उतना ही उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड में ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ये हुआ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज, ठीक है, विद टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद टाइम का मतलब जैसे ये टाइम हो गया, इसके अकॉर्डिंग इसका कितना रेट है फेज चेंज होने का, इसको क्या बोलेंगे हम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा को क्या लिखा जाता है, दैट इज 2π/t, ठीक है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 2π न्यू। 1/t क्या होता है, न्यू। आपको पता है टाइम पीरियड टी होता है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम, तो 1/t क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। उसके बाद देखो वेव लेंथ, वेव की जो लेंथ है इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगी वेव लेंथ, ठीक है। तो देखो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वेव लेंथ। जो वेव की जो लेंथ है यहां से यहां तक दैट इज वेव लेंथ, ठीक है।
तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। उसके बाद वेव नंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। वेव नंबर क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा वेव नंबर, और वेव नंबर होता है आपका न्यू बार, दैट इज 1/λ। न्यू बार दैट इज वेव 1/λ। द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन द यूनिट डिस्टेंस ऑफ द मीडिया इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, क्या बोला मैंने, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड वेव नंबर। ठीक है, ये 1/λ होता है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पर मीटर। ओके, अब उसके बाद देखो वेव वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय दी वेव पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी। देखो नेक्स्ट डेफिनेशन आप लिख लो यहां पर, अगर लिखना चाहते हो तो। नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम। is called wave velocity। ओके, तो ये सब हमारी कुछ डेफिनेशंस थी। अब आप रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ठीक है, ये भी निकाल सकते हो। अब ये जो हमने कुछ टर्म्स पढ़ी है इनके बीच में हम रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, रिलेशन बिटवीन वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, इनके बीच में हमें रिलेशनशिप निकालनी है। वेव वेलोसिटी को आप v से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेव वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो, वी नो दैट व्हेन ए पार्टिकल ऑफ द मीडिया कंप्लीट द वन ऑसिलेशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन पीरियोडिक टाइम t, द वेव ट्रेवल ए डिस्टेंस इक्वल टू द वेवलेंथ। ठीक है, एक ऑसिलेशन में जितना आपका वेव ट्रेवल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी क्या होता है, देखो यहां पर v दैट इज डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा। एक ऑसिलेशन में आपकी डिस्टेंस कितनी कवर होगी, ये देखो लैम्डा, और यहां पर टाइम कितना कंज्यूम होगा, t। तो v क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय टी। अब v इज इक्वल टू, ये बन जाएगा लैम्डा इंटू न्यू। 1/t क्या होता है, न्यू। ठीक है, तो वेव वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेव वेलोसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ओके, तो अब देखो इस पे क्वेश्चन, तो बच्चों इस पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इफ ए स्प्लैश इज हियर्ड 4.23 सेकेंड आफ्टर ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए वेल 78.4 मीटर डीप, फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर। जैसे कि कुआं है, ठीक है, और इस कुएं में पानी है, और हमने क्या किया, इसके अंदर एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, ये इसमें पानी है। ठीक है, तो यहां से आपने क्या है, एक पत्थर को गिरा दिया, ये स्टोन है। जैसे आप इसको नीचे की तरफ ड्रॉप करोगे तो ये यहाँ आएगा इसमें, और जैसे इसमें गिरेगा तो हमें चपाक सुनाई देगा, मतलब इसमें गिरने की हमें साउंड सुनाई देगी। स्प्लैश हमें हियर्ड होगा यहाँ पर बाहर। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है, मतलब जिसने पत्थर को गिराया है, ये वो बंदा है जिसने पत्थर नीचे की तरफ इसमें ड्रॉप किया है। तो वेल की जो डेप्थ है वो हमें गिवन है बच्चों, दैट इज 78.4 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि स्टोन यहाँ से यहाँ तक आएगा, उसको टाइम लगेगा, और जब यहाँ से छपाक इसको सुनाई देगा तो टोटल टाइम दे रखा है 4.23 सेकेंड। पहले तो स्टोन इसमें आएगा, गिरेगा, गिरने के बाद इसकी स्प्लैश हमें सुनाई देगी। ठीक है, तो जो सुनाई देगी टोटल टाइम क्या है, 4.23 सेकेंड। तो हमें देखना है कि यहाँ से आने तक का टाइम कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें टाइम निकालना है स्टोन का यहाँ तक आने का, वाटर में गिरने का टाइम। तो आप क्या करोगे, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है स्टोन की, तो हाइट क्या दे रखी है, देखो 78.40 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन 9.8 टी स्क्वेयर। तो ये 78.4 मल्टीप्लाई बाय 2 9.8 टी। ठीक है, इसका आप एक बार टी स्क्वेयर रखो तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर
जैसे ही आप इसको यहाँ पे कितने पे कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा आपका 8 पे, ठीक है। तो टी आ जाएगा √16, टी की वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ आने तक का जो टाइम है दैट इज टी, 4 सेकेंड। स्टोन यहाँ पे आके गिरेगा, ठीक है, 4 सेकेंड बाद। तो टोटल टाइम क्या है देखो, अब टोटल टाइम आपको गिवन है 4.23 सेकेंड। 4.23 दैट इज टाइम ऑफ स्टोन फॉलिंग इन दी वाटर, 4 प्लस टी डैश। अब टी डैश वो टाइम होगा जिसमें हमें इसको आवाज सुनाई देगी, टी डैश टाइम वो होगा जिसमें इसको साउंड सुनाई देगा। तो साउंड का यहां से यहां तक जाने का टाइम क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक जाने का टाइम क्या निकल आएगा, 0.23 सेकेंड, ठीक है, ये निकला है। देखो इसको इधर ले आओ, माइनस कर दो, 0.23 सेकेंड। अब आपको पता है हमें निकालना क्या है इसके अंदर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। यहाँ पे तो एयर है, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये देखो ये हाइट है आपकी, ये 78.4 है जहां पर ये टच करेगा इसको, ठीक है। ये हाइट ले रखी है हमने क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। तो यहाँ तक तो पानी है इसमें, तो ये वाली 78.4 है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है आपका 78.4 और टाइम लग रहा है 0.23। तो यहाँ से स्पीड ऑफ साउंड कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो ये 0.7840/23, 340 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 340.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका